हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से किस अखबार का संबंध महात्मा गांधी से नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द लीडर। द लीडर अखबार का संबंध महात्मा गांधी से नहीं था। द लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अंग्रेजी में किया था। यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन आदि समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था। अल हिलाल को अबुल कलाम आज़ाद ने, गदर को लाला हरदयाल ने, बंगाली को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने संपादन किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेलगांव 1924। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव सत्र 1924 की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। बेलगांव कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस सत्र में अहिंसा और असहयोग के सहयोगियों को ब्रिटिश से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा गया। गांधी जी द्वारा अपने जीवन काल में एकमात्र बेलगांव में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई में हुई थी एवं इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किसने द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक पुस्तक लिखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भगवती चरण वोहरा। प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर भगवती चरण वोहरा ने द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक पुस्तक लिखी थी। इसका शीर्षक हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा का घोषणा पत्र रखा गया था। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए इस पुस्तक को अंतिम रूप दिया था। 26 जनवरी 1930 को इसे देश भर में बांटा गया था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहाँ शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी ने की थी। बंदी जीवन गाथा, जिसने स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में एक पाठ्यपुस्तक की तरह कार्य किया, इसे सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखा था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव तथा उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना को रूपायित किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने किया था। अर्थात इन्होंने एचआरए का पुनर्गठन एचएसआरए के नाम से किया। 1928 में
HSRA की स्थापना दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में की गई एवं इसका पूरा नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख संस्थापक सदस्य भगत सिंह, जतीन दास, अजय घोष, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त आदि थे। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह ने अपने साथी B.K. दत्त के साथ मारने के उद्देश्य से नहीं बल्कि बहरों को आवाज़ सुनने के लिए बम फेंका था। भगत सिंह के अनुसार बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। अगला प्रश्न है, बंदी जीवन गाथा जिसने स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में एक पाठ्यपुस्तक की तरह कार्य किया को किसने लिखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सचिंद्र नाथ सान्याल ने। अगला प्रश्न है, किसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना को रूपायित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आजाद ने। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में HSRA की स्थापना की। HSRA का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, A, C और D, भगत सिंह, जतीन दास और अजय घोष। अगला प्रश्न है, 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में किन्होंने अपने राष्ट्रवादी साथी B.K. दत्त के साथ मारने के उद्देश्य से नहीं बल्कि बहरों को आवाज़ सुनाने के लिए बम फेंका था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी? पहला है भगत सिंह, दूसरा है सुखदेव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, भगत सिंह और सुखदेव दोनों को। अगला प्रश्न है, पत्रकार के रूप में अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए जेल जाने वाले पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S. सुब्रमण्यम अय्यर तथा अन्य प्रायः बम्बई और कलकत्ता के ही थे। न्यू लैंप फॉर ओल्ड के लेखक अरविंदो घोष हैं। अरविंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। अगला प्रश्न है, न्यू लैंप फॉर ओल्ड के लेखक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरविंदो घोष। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे एवं अध्यक्ष सहित इसमें कुल 7 सदस्य अंग्रेज थे। 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था।
इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। 1927 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया था। साइमन कमीशन का विरोध करने में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का समर्थन किया था। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था, साइमन वापस जाओ। इस कमीशन की रिपोर्ट में प्रांतों में द्वैध शासन को निष्कासित करना, पद दलित वर्गों के लिए आरक्षण एवं भारत में संघीय संरचना का अनुदान की सिफारिशें शामिल थी, किंतु केंद्र में एक जिम्मेदार सरकार के निर्माण का प्रावधान नहीं था। अगला प्रश्न है, 1927 के डैश कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मद्रास में। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध करने में किसने कांग्रेस का समर्थन किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग ने। साइमन कमीशन का विरोध करने में कांग्रेस का समर्थन मुस्लिम लीग ने किया था। अगला प्रश्न है, साइमन विरोधी आंदोलन का नारा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के रिपोर्ट में इनमें से किसकी सिफारिश नहीं थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्र में एक जिम्मेदार सरकार का निर्माण। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है, साइमन कमीशन एक वैधानिक आयोग था जिसे भारत में वित्तीय सुधार को दिशा देने के लिए लाया गया था। कथन 2 है, साइमन कमीशन में सारे सदस्य अंग्रेज थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। ब्रिटेन की एक नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया था। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए साइमन आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उनके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन गो बैक के नारे से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया एवं गांधी जी को लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक प्रमुख नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में एक वकील थे एवं स्वराज पार्टी से अत्यधिक संबंधित थे। इनका मानना था कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। स्वराज पार्टी को कांग्रेस के भीतर पार्टी के रूप में जाना गया। स्वराज पार्टी ने निजी संपत्ति के सिद्धांत, जातीय सद्भाव, श्रम और पूंजी के हितों की पहचान आदि जैसे कार्यों का समर्थन किया। 6 नवंबर 1924 को महात्मा गांधी जी ने CR दास और मोतीलाल नेहरू के साथ एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करके स्वराजवादियों और नो चेंजर्स के बीच संघर्ष को समाप्त कर दिया। स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1926 में मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने की थी।
अगला प्रश्न है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। पहला है CR दास और दूसरा है मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा दोनों, CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पार्टी का तत्काल उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता की तेजी से प्राप्ति है, ये सही नहीं है। पार्टी को कांग्रेस के भीतर एक पार्टी के रूप में वर्णित किया गया था। पार्टी ने निजी संपत्ति के सिद्धांतों का प्रचार किया और इसने जाति सद्भाव और श्रम और पूंजी के हितों की पहचान का समर्थन किया, ये तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है 6 नवंबर 1924 को स्वराजवादियों और नो चेंजर्स के बीच के संघर्ष को किसने समाप्त किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है इनमें से कौन स्वराज पार्टी से अत्यधिक संबंधित था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, CR दास। अगला प्रश्न है इन घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। पहला है मुद्दिमन की कमेटी की नियुक्ति, दूसरा है साइमन कमीशन का भारत आना, तीसरा है जलियांवाला बाग का हत्याकांड और चौथा है स्वराज पार्टी की स्थापना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सबसे पहले तीसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, उसके बाद चौथा स्वराज पार्टी की स्थापना, उसके बाद पहला मुद्दिमन की कमेटी की नियुक्ति और सबसे अंत में दूसरा साइमन कमीशन का भारत आना। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई। मुद्दिमन कमेटी की नियुक्ति 1924 में और साइमन कमीशन का भारत आना फरवरी 1928 में हुआ। अगला प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल का डैश सत्याग्रह 1928 में राजस्व में वृद्धि के विरुद्ध था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बारदोली। वल्लभ भाई पटेल का बारदोली सत्याग्रह 1928 में राजस्व में वृद्धि के विरुद्ध था। वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया एवं यह सफल रहा। इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ और इसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में किसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यूबी कम्युनिस्ट। 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में न्यूबी कम्युनिस्ट के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अंग्रेजों ने व्यापक स्तर पर कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया और उन्हें सजाएं दी गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। MN रॉय ने द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ अपना संबंध 1929 में तोड़ दिया। MN रॉय भारतीय क्रांतिकारी मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और भारत, चीन व यूरोप के कॉमिंटर्न के एक प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है MN रॉय ने द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ अपना संबंध कब तोड़ दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1929 में। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया और नेहरू रिपोर्ट एवं डोमिनियन स्टेट्स की मांग को रद्द कर पूर्ण स्वराज का पहली बार लक्ष्य रखा गया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और कहा कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ।
पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लाहौर सत्र ने भारत को औपनिवेशिक दर्जा दिलाने के लक्ष्य को हासिल करने हेतु असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे गैर हिंसात्मक तरीकों को अपनाया, यह असत्य है। अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाहौर अधिवेशन 1929। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।